नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का इस समय संग्राम मचा हुआ है। देर शाम किसानों ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया था। किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा बॉर्डर पर किसानों का संग्राम मचा हुआ है। देर शाम किसानों ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया था। किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं आपको। मांगों को लेकर किसान फिर से सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देर शाम किसानों ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया था। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बता दें दिल्ली की इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से प्रवेश शर्मा फोन लाइन पर हैं। प्रवेश, किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है और 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है? जब जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें या नई नई गतिविधियां होती जा रही है। और इसी संदर्भ में अब किसानों की बात करें तो किसानों का भी जो आंदोलन है वो अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। कई संगठन आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात करें तो उन्होंने 8 फरवरी को जो है दिल्ली एनसीआर को जाम करने की कोशिश की थी। लेकिन अब नया संगठन या बात करें दूसरे संगठन की जो हरियाणा की तरफ से है, उनके लगभग 16 संगठन जो है 13 फरवरी को जो है कूच करने की बात कर रहे हैं, संसद का घेराव की बात कर रहे हैं। और उसकी तरफ अगर बात करें राकेश टिकैत की जो किसान नेता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो 16 फरवरी को जो है अपना ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्होंने लगभग 16 महीने के आसपास दिल्ली का जो बॉर्डर है उस पर अपना कब्जा जमाकर पूरी तरीके से अपनी मांगों को बनवाने की कोशिश की थी। जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आकर इस संदर्भ में उनसे संगठन को समाप्त करने की बात कही थी। और उसके बाद ये संगठन खत्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे राजनीतिक माहौल गरमा रहा है, तो हर हर संगठन अपने अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहा है और अपने अपने तरीके से जो है आंदोलन करने की बात भी कर रहा है। जी, कल देर शाम किसानों को आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। बावजूद इसके किसान प्रदर्शन क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? प्रवेश, देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो 8 फरवरी को जो है दिल्ली एनसीआर को जाम किया गया था, तो उसमें विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसान थे। और उनकी मांग सिर्फ जो है नोएडा प्राधिकरण से थी, क्योंकि प्राधिकरण ने कुछ जमीन उनकी एक्वायर की है और उसमें कुछ नए एक सीधे तौर पर कहूं तो कोई योजना लागू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक तो सबसे पहली मांग की थी कि जो भी कार्य यहाँ पर होगा उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। इसके अलावा एक एरिया ऐसा होगा जिसका डेवलप करना उनके लिए मस्ट होगा। और कुछ जमीन का मुआवजा थोड़ा बढ़ाकर देने की भी बात सामने निकल कर आ रही है। और इसके अलावा जो है विशेष रूप से कई ऐसी मांगे थी जो उन्होंने लिखित में मांगी है। और उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करा, तो उसके बाद उनको देर शाम लगभग 7 या 8 बजे के बीच में जो है एक आश्वासन मिल गया था कि आपकी मांगों को सुनवाई होगी या उस पर जो है कुछ ना कुछ सुनवाई करने की बात होगी। लेकिन उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो अब ये जो किसान आ रहे हैं, ये विशेष रूप से मैं बता दूं, ये हरियाणा के 16 संगठन आ रहे हैं। और इस बार हरियाणा की तरफ से जो बॉर्डर है वो दिल्ली में सील किए जाएंगे। जी जी, प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि जो किसान इस प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं वो जहां पर हैं वहीं रुक जाएं और दिल्ली आने की कोशिश ना करें। उस बावजूद इसके किसानों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की कहीं चूक है या फिर किसानों की जबरदस्ती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो 8 फरवरी को जब दिल्ली में एंट्री की गई थी बॉर्डर पे, तो उसमें भी साफ तौर पर ये कहा गया था कि आपको किसी प्रकार से दिल्ली में कूच करने की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा लगभग धारा 144, चाहे ग्रेटर नोएडा का एरिया हो या दिल्ली के बॉर्डर का एरिया हो,
नोएडा का एरिया, सब में धारा 144 लागू थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों का हुजूम उड़ा और उन्होंने दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाके की बात करें तो पूरा जाम कर दिया और उसके बाद दिल्ली में भी प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैं बता दूं कि जितनी संख्या वहां पर पहुंची थी, तो उसको प्रशासन की तरफ से नाकामी ही कहेंगे, उनको रोकने में नाकाम रहे, और जिसकी वजह से पूरा जो बॉर्डर सील हुआ, रास्ते जाम हुए, लोगों को खासी परेशानी हुई और किसानों ने अपना हुजूम आगे बढ़ाते हुए अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश की। जी प्रवेश, अभी किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि इस बार भी जो हरियाणा की तरफ से बॉर्डर है उनको सील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले से ही वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दिल्ली पुलिस ये पहले भी कह चुकी है कि आपको इस प्रकार के कोई आंदोलन को करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब हुजूम उमड़ता है, या बात करें 16 संगठनों का आह्वान है, और जब संगठनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं किसानों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उनको रोकने में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस हो या बात करें, पिछली बार हमने देखा नोएडा पुलिस हो, दोनों नाकाम रही थी। और इस बार जब 16 संगठनों की तरफ से आह्वान हुआ है और 13 फरवरी को उनको जो है संसद का घेराव करना है, तो अभी से किसानों ने हुजूम धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि वो बॉर्डर तक पहुंच सके, और 13 फरवरी को जो उनका ऐलान है कि वो संसद का घेराव कर सके, उसमें वो सफल हो सके। और यही योजना के बद के तरीके वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करकर उनको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। जी जी, 13 फरवरी को संसद के घेराव के लिए जो किसानों का जत्था है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश आपका। किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुनेंद्र शर्मा। मुनेंद्र, किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रहा है उनको रोकने में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो 8 फरवरी को जो नोएडा में किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय उस आंदोलन में काफी ऐसे किसान नेता जो कि नहीं पहुंच पाए थे या जिन्होंने पहुंचने की कोशिश की, तो कुछ ऐसे चेहरे जो दिल्ली वाले किसान आंदोलन में थे उस आंदोलन के अंदर पहुंचे थे। तो ये आंदोलन एक तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि फिर से राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। और जैसे कि नोएडा के किसानों की बात करें या ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात करें, इनकी मांगे जो बड़ी सीमित मांगे हैं, जो कि नोएडा प्राधिकरण या बेसिकली जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके साथ में है। लेकिन इन मांगों को लेकर के बार बार इनको आश्वासन दिया जाता रहा है और फिर से आश्वासन इनको देकर के एक बार फिर से साफ करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो ये आंदोलन है, 8 फरवरी को उन्होंने अपना जो सड़क जाम का आंदोलन था वो खत्म कर दिया था, और उसके बाद में ये एनटीपीसी, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने बैठे हुए हैं। तो अभी जो आंदोलन है वो बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन आएंगे वैसे वैसे ये राजनीतिक रूप लेता जाएगा, और उसी के चलते ये सब चीजें की जा रही है, ऐसा लगता है। जी, प्रशासन की तरफ से जो किसानों का प्रदर्शन है उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं मुनेंद्र? जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रशासन को अगर रोकने की बात कहें तो प्रशासन बिल्कुल नाकाफी रहता है रोकने के लिए। 8 फरवरी को हमने देखा था कि जितने बैरिकेडर पुलिस ने लगाए थे, जबकि किसानों की संख्या इतनी नहीं थी कि वो उसको तोड़ पाते, लेकिन उसके बाद भी वो तोड़ करके निकल गए थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि लगा था कि दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में किसानों ने खुद ही सड़क पर जय उठकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो प्रशासन का तो रूप हम ये देखते आए हैं कि हर बार प्रशासन के सामने किसानों के प्रशासन फेल हो जाता है। मुनेंद्र, उनको आश्वासन भी दिया जा चुका है किसानों को, बावजूद इसके इनका जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो प्रशासन की चूक है या फिर जो जिम्मेदार है उनकी कमियां हैं इसमें? जी बताना चाहूंगा कि ऐसे आश्वासन पहले भी इनको कई बार दिए जा चुके हैं। तो इस बार जो इनको बताया गया है कि आपके लिए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अंदर ही आपके इन आश्वासनों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किसानों ने उस दिन ही 8 फरवरी को ही कहा था कि अगर उनको आश्वासन ही दिया गया तब भी वो अपनी पुरानी जगह पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो उन्होंने जैसे ही वहां से आंदोलन खत्म किया, 9 फरवरी से उन्होंने फिर से जो पुराने उनके धरना स्थल थे नोएडा प्राधिकरण या एनटीपीसी, उस पर धरना देना शुरू कर दिया। तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे,
लेकिन जो ये 13 फरवरी वाला जो एक तरीके से जो प्रदर्शन है, इसमें अभी तक नोएडा के किसानों की जुड़ने की बात सामने नहीं आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनेंद्र। आपको बता दें कि किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का किसानों ने फैसला लिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देर शाम किसानों को आश्वासन के बाद प्रदर्शन किसानों ने खत्म किया था। किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। अगली खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार कर दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वितरित किया है लाइसेंस। 136 टूरिस्ट गाइड को वितरित किया गया है लाइसेंस। पर्यटन भवन गोमती नगर में ये लाइसेंस वितरित किए गए हैं। धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को अवगत कराने के लिए पर्यटन विभाग ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि अयोध्या के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार किए गए हैं। काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में प्रशिक्षण होगा 40 दिन में। बंगला, नेपाली, गुजराती, तेलुगु का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मराठी, पंजाबी, कन्नड़, फ्रेंच, रशियन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरियन भाषा का भी गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गाइड इन सभी भाषाओं से टूरिस्ट को कर सकेंगे बातचीत। पास हुए 136 छात्रों को लाइसेंस दिया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से आरपी जुड़ चुके हैं। आरपी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, उसी में अब टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति की गई है। क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन चौतरफा जो जैसे जैसे विकास हो रहा है, टूरिस्ट का बढ़ावा, उसी तरह जो है यहाँ की सरकारें जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे करके यहाँ गाइड भी तैयार किए जा रहे हैं। जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको भी कहीं गाइडलाइन देने के लिए जो बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके लिए एयरपोर्ट से उनको जो है टूरिस्ट वहीं से जो है उनको ले लेंगे और यहाँ पे पूरी अयोध्या को भ्रमण कराएंगे, पूरी बात उन्हीं की भाषाओं में बताएंगे। तो उसको लेकर के यहाँ का जो अधिकारी है वो पूरी तरीके तैयारी कर लिया है। अब जितने लोग बाहर से, चाहे विदेश से आएंगे या फिर यहाँ तमिलनाडु से आएंगे, केरल से आएंगे, तो उनको उन्हीं भाषाओं में यहाँ जो है टूरिस्ट गाइड जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देगा और उसकी जो है पूरी जो है जो व्यवस्था है जो सरकार करेगी टूरिस्ट की। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया गया है। इसी को बर्फ पर है कहा जा सकता है। जी आरपी, इस वक्त जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से लगातार जो है अयोध्या में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है, तो उसी के चलते ये फैसला लिया गया है या फिर जो भक्तों की काफी तादाद में संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को भाषा नहीं समझ में आती है, इसके लिए? जी, आपको बताते चले, चाहे विदेश से हो चाहे यहाँ का जो तमिलनाडु या केरल से लोग आते थे जो गाइड, तो उनकी भाषाओं में ये क्या बता, हिंदी भाषा है, हर आदमी नहीं जानता। वहाँ की भाषा जो अहम भाषा होती है ये, या फिर कहिए कि अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसके बारे में सबको अध्ययन रहता है। हिंदी भाषा कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए प्रशासन ने जो है ऐसा कदम उठाया है कि जो लोग बाहर से आएंगे तो उनको कहीं कोई जानकारी ऐसी चीज हो जो इनपुट उनको मिले, तो उसको लेकर के यहाँ पर्यटन विभाग ने पूरी व्यवस्था की है। जी आरपी, अभी रामनगरी का माहौल क्या है? किस तरह से वहां पर भक्तों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है? जी, आपको बताते चले, रामनगरी अयोध्या में लंबी कतारें इस समय लगी हुई है, क्योंकि जो राम भक्त आ रहे थे वो आ ही रहे थे। 2.5 लाख रुपए लोग, और आज जो है प्रयागराज का भी वहां से जो प्रधान राम भक्त है वो भी रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो यहाँ प्रशासन व्यवस्था तो चार चौबंद कर ही दी गई है, लेकिन यहाँ लंबी लाइनों में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे इंतजार करके भी दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो आता है वो हनुमानगढ़ी का पहले दर्शन करता है, फिर रामलला का दर्शन करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो चार चौबंद तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब जो इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जो मेला है वो कहीं ना कहीं यहाँ चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहा है। जी, रामनगरी अयोध्या में लगातार भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और इसी के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी आपका, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट गाइड नियुक्त किए गए हैं।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में राजेश कुमार मिश्र को सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। हमीरपुर से ट्रांसफर होकर आए थे अयोध्या राजेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट रहे। अरविंद द्विवेदी का मथुरा ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर के बाद खाली थी सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी। सिटी मजिस्ट्रेट रहे अरविंद द्विवेदी का मथुरा ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर के बाद खाली थी सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेश कुमार मिश्रा बनाए गए हैं नए सिटी मजिस्ट्रेट। हमीरपुर से ट्रांसफर होकर अयोध्या में नियुक्त किए गए हैं राजेश कुमार। सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी का मथुरा ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर के बाद खाली सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर राजेश कुमार को नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। अयोध्या से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, राजेश कुमार मिश्रा को नया सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हमीरपुर से ट्रांसफर होकर अयोध्या आए थे राजेश कुमार। सिटी मजिस्ट्रेट रहे अरविंद द्विवेदी का मथुरा ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर के बाद खाली थी सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी, जिस पर राजेश कुमार को नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सिंह अयोध्या से। आरपी, एक बार फिर से अयोध्या में तबादला एक्सप्रेस चली है और नए सिटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताते चाहे रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन जो है जो पुराने लोग थे, कहीं कहीं उनके क्रियाकलाप या काफी पुराने थे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के आला अधिकारी है या फिर कहिए लखनऊ ये लोग जो ने दे करके जो ट्रांसफर किया है, जो काफी दिन से यहाँ पे कार्यरत थे, उनको परिवर्तन किया गया है। नए नए यहाँ जहाँ जो सिटी मजिस्ट्रेट भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ जो प्रबंध व्यवस्थाओं के लेकर के धीरे धीरे करके परिवर्तन किए जा रहे हैं। जो पुराने थे, जो 1.5 साल 2 साल से कार्य कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सरकार ने उसको जो है परिवर्तन किया है। उनकी जगह पर मजिस्ट्रेट को नई नियुक्ति दी जा रही है। जी, सुरक्षा के मद्देनजर ये तबादले किए जा रहे हैं या फिर और कोई कारण है आरपी? जी, आपको बताना चाहेंगे सुरक्षा के लिए ही किए जा रहे हैं। और ये लोग जो लोग पहले थे, काफी पुराने थे, 1.5 साल 2 साल तक कार्य किए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी तबादला इसीलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे नए लोग आएंगे तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को और तेजी से कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रांसफर के बाद खाली थी सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी, जिस पर राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अयोध्या से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, राजेश कुमार नए सिटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। कानपुर में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हुए हैं। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 35,000 नकदी समेत जेवर लेकर फरार हुए हैं चोर। लगातार चोरी, पुलिस गश्त पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ही थाना क्षेत्र में लगातार हो रही हैं चोरियां। पुलिसकर्मी के घर समेत दर्जन भर घरों में चोरी को चोर अंजाम दे रहे हैं। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधाना पुलिस चौकी का बताया जा रहा है मामला। लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। एक ही थाना क्षेत्र में हो रही हैं लगातार चोरियां। पुलिसकर्मी समेत कई घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधाना पुलिस चौकी का बताया जा रहा है मामला। कानपुर में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हुए हैं।
चोरों ने चोरी की घटना को एक बार फिर से अंजाम दिया है। 35,000 नकदी समेत जेवर ले उड़े हैं चोर। लगातार चोरी पुलिस गश्त पर सवाल उठा रही है। थाना अरोल क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक 8 फरवरी को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई थी और बाकी अन्य 8 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में आज परिवारजन के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अरोल व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की गई पुलिस जांच एवं फोरेंसिक टीम के द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, उनके द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे और मौके पे जो वाहन इस घटना में इन्वॉल्व थे, उन सब के ड्राइवर से की गई पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि एक ट्रक सड़क किनारे गलत स्थान पर गलत तरीके से खड़ा हुआ था। जो स्कूली वैन जिसमें बच्चे सवार थे, ये वैन पीछे से आ रही थी और ट्रक को सामने खड़ा देखकर उसके द्वारा ब्रेक लगाए गए। वैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। फोरेंसिक जांच के अनुसार उसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा रही होगी और उसके पीछे आते हुए एक अन्य लोडर वाहन जिसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा ही रही होगी, उसके द्वारा वैन के पिछले हिस्से पे टक्कर मारी गई, जिसके कारण जो वैन जो कि वो जाके ट्रक के अंदर भिड़ गई और उसमें सवार सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। दिन भर की बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।